अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वॉचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। आज फिर से मुशावरत का जो दौर है वो आगे बढ़ा और बिल आखिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब की मुलाकात हो गई, लेकिन अभी भी किसी भी नाम पर इत्तेफाक नहीं हो पाया। 4 नाम हैं जो कि ज़ेरे गर्दिश हैं। जलील अब्बास जिलानी साहब हु इज़ अ करियर डिप्लोमेट, इसहाक डार साहब का भी नाम इन द रन है, साथ साथ हफीज़ शेख साहब और सादिक संजरानी हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन सेनेट। ये तमाम कुछ लोग हैं जिनके नाम अभी तक बताए जा रहे हैं कि लीड रनर्स में शामिल हैं केयर टेकर वज़ीर आज़म की। और जाहिर है इस दफ़ा ये ज़्यादा क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि इलेक्शंस कब होंगे, 90 दिन के अंदर होंगे या नहीं होंगे, गिवन कि कल असेंबली तहलील हो गई है और बगैर किसी ताख़ीर के सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी ने उस पर दस्तखत भी कर दिया है। वो ना करते तो शायद 2 रोज़ और दरकार हो जाते, लेकिन फिर भी बगैर उन्होंने किसी देर लगाए उस समरी को फिर अप्रूव भी कर दिया, जिसके बाद 90 दिन अब दरकार हैं और 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस कराना मैंडेटेड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि मरदमशुमारी नई मरदमशुमारी पे इलेक्शंस कराने के ख्वाहा हैं जनाब साबिक वज़ीर आज़म। वैसे अभी भी वो वज़ीर आज़म है अनटिल एंड अनलेस दे डिसाइड ऑन अ न्यू केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। इस मामले में नाजरीन आइन क्या कहता है, कुछ वाज़ेह चीज़ें हैं जो कि आपके सामने हम पेश करना चाहते हैं। जैसे कौमी असम्बली की तहलील होने के बाद आइन की शिक 224 के तहत निगरां हुकूमत तश्कील होती है। निगरां हुकूमत की बागडोर निगरां वज़ीर आज़म संभालता है। सदर मुमलिकत सुबुकदोश वज़ीर आज़म और कायदे हस्ब इख्तलाफ से मुशावरत के बाद निगरां वज़ीर आज़म का तकर्रुर करेंगे। वज़ीर आज़म और कायदे हस्ब इख्तलाफ के पास उबूरी वज़ीर आज़म की तकर्रुरी के लिए 3 दिन का वक्त होता है। इत्तेफाक ना हो तो उस सूरत में असेंबली ख़त्म होने के 3 दिन के अंदर दोनों के 3 नाम कमेटी को भिजवाए जाएंगे, यानी कि अपोजिशन की तरफ से जो नाम होगा और जो हुकूमत की तरफ से नाम होगा, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली फौरी तौर पर कमेटी तश्कील देंगे। इस कमेटी में सुबुकदोश होने वाले असम्बली के 8 मेंबरान होंगे, 4 अपोजिशन की तरफ के और 4 हुकूमत की तरफ के। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान की बराबर तादाद होगी, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया। ये कमेटी 3 रोज़ में निगरां वज़ीर आज़म का फैसला करेगी। कमेटी में इत्तेफाक ना होने पर मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया जाएगा। आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 2 रोज़ के अंदर फैसला करने का पाबंद है। निगरां वज़ीर आज़म का तकर्रुर ना होने तक सुबुकदोश वज़ीर आज़म यानी कि इस वक्त एज वी स्पीक शहबाज शरीफ साहब ओहदे पर बरकरार रहेंगे। आर्टिकल 224(2) के मुताबिक कौमी असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन 90 रोज़ में होंगे। माहिरीन के मुताबिक अगर इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक होते हैं तो फिर शायद 90 दिन का वक्त कम हो और इंतखाबात की तारीख में तोसी करना पड़ सकती है। ये नाजरीन कुछ अहम बातें हैं जो कि आइन के मुताबिक लिखी हुई हैं, दर्ज हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की तकर्रुरी को लेकर। तो यानी कि ये अल्टीमेटली अगर कौमी असम्बली इस मामले का अपोजिशन और हुकूमत सुबुकदोश होने वाले इस मामले का फैसला ना कर पाएँ तो इट इज़ क्वाइट लाइकली, क्वाइट पॉसिबल कि ये मामला इलेक्शन कमीशन को रेफर होगा। फिर इलेक्शन कमीशन अल्टीमेटली इस फैसले का तयन करेंगे, यानी कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा ये फैसला इलेक्शन कमीशन फिर उनके जो कोर्ट है उसमें बॉल चली जाएगी। लेट अस वेट एंड वॉच नाजरीन कि ये मामला कहाँ बढ़ता है। एक तो इस मामले को भी कवर करेंगे और फिर कल इंटरसेप्ट नामी बैनुल अक़वामी जरीदे ने एक मजीद इंकशाफ किया है। वो इंकशाफ है भी या नहीं है, क्योंकि हुकूमत वाले तो कहते हैं कि वो तो बड़ी पुरानी खबर है, लेकिन इंटरसेप्ट की बातें सामने आने के बाद ये ज़रूर क्लेम किया जा रहा है कि जिसने भी वो जो ऑफिशियल एक सीक्रेट एक्ट था उसकी खिलाफ वर्जी की है, ही सीम्स टू बी इन रियल हॉट वाटर्स। यानी कि साइफर, अमरीकी साइफर, जिसको साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि दैट इज़ अकाउंटेड फॉर हिज रिमूवल, फॉर हिज आउस्टर, वो किसने लीक किया, वो किससे खोया, बाहर कहाँ से गया, बड़े सारे सवालात हैं। वील गेट बैक और फिर हम इन तमाम मामलात पे कौमी असम्बली और साइफर की जो नई ड्रामाई जो एक मोड़ आया है, ट्विस्ट आया है इस पूरी स्टोरी में, उसको कवर करेंगे आफ्टर अ ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तमाम इन बड़े ज़रूरी मौज़ूआत पर फौरी तौर पर अपने मेहमानों का रुख करते हैं। मुझे बहुत ज़रूरत वक्त गुफ्तगू में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, JUI के स्टॉलवर्ट हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं कानूनी और सियासी एतबार से इन तमाम मामलात पे। आपको वेरी वार्म वेलकम सर। अज़हर सिद्दीक साहब नाजरीन मायनाज माहिर कानून हैं और लंदन की खुली आबो हवा से हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं अपनी तमाम तर लर्नेड एक्सपर्टीज़ के साथ। वेलकम सर, आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। आपसे बात का आगाज़ करती हूँ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा सर। दूसरे लोगों का यानी कि आपके जो सियासी हरीफ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ,
उनका असेंबली तोड़ना आपको खासा नागवार गुजरा, आप तमाम ने उसके ऊपर भरपूर एहतजाज किया कल। लेकिन सर आपकी हुकूमत ने भी असेंबली तोड़ दी। चंद रोज अगर रुक जाते तो 60 रोज में इलेक्शंस करवाने पड़ते, लेकिन सिर्फ एक माह और गेन करने के लिए। तो आपके हरीफ ये कहते हैं कि शायद सियासी तौर पर आप खासे अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, इसीलिए आपने कहा कि चलो एक महीना जो मिल रहा है वो मिल जाए, बेशक अगर उसके लिए हमें असेंबली क्यों ना तोड़नी पड़े। नहीं, उसको तो आप इसको एक और दिन पहले जो ना, अगर हमने 2 दिन बाद फारिग होना था तो 2 दिन पहले फारिग हो जाएंगे। तो 13 तक तो हम बुक देते ना, तो आज अगर एग्री कर गए तो 2 दिन पहले मामला, कल तक अगर एग्री हो गया तो भी जो है ना वो 2-3 दिन पहले। तो वो हमने अपना वक्त इस तरह से कर्टेल किया है। इनफैक्ट इसके बाद तो फिर केयर टेकर होंगे, केयर टेकर 60 दिन रहे, 90 डेज रहे। और एक और चीज इसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है, सिर्फ मुद्दत मैक्सिमम जो है वो 60 से 90 डेज में चली जाएगी। इलेक्शन कमीशन 15 दिन में करवा दे इलेक्शन। हमने कब मना किया या हम कब मना कर सकते हैं? इसके बाद दी मोमेंट जो है ना शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर रहेंगे तो नो मोर प्राइम मिनिस्टर, उसका इख्तियार कहाँ पे होगा? तो इलेक्शन कमीशन जब मर्जी करवा दे। यानी सर आप कह रहे हैं कि आप इलेक्शंस को लेकर आप भरपूर आपको कॉन्फिडेंस है, यानी तमाम ये जो इत्तेहादी जमातें हैं आपको, बल्कि आपका तो हमें बड़ा क्लियर याद है, आपने तो भरपूर इस पे एहतजाज किया था इस बात पे कि अब जो इत्तेहादी जमातें हैं उनसे कोई मुशावरत ही नहीं हो रही, और आखिरी दिनों में आपने बड़ी उजलत से आपकी हुकूमत ने कानून साजियां की हैं बहुत स्पीड में। और जहाँ तक हम उस पर एतराज कर सकें, जहाँ पे जो हम उसको रोक सकते हैं, रोका भी कवानीन जो है ना वो हमारी वजह से रुके हैं या कुछ थोड़े बहुत बेहतर हुए। तो जो जितना रोक सकते थे उस पर कोशिश अपनी की है। अब जाहिर है जिनके पास मेजॉरिटी है इतना ही था। असेंबली में हमारे 15 मेंबर हैं, यहाँ सेनेट में हमारे मेंबर है, तो जितना कद था हमने उतना उसके हिसाब से तो रेजिस्ट किया है। यानी कि आप समझते हैं कि आपने बतौर जमात रेजिस्ट किया है, लेकिन जाहिर है जो दीगर लोग जो इत्तेहाद में हैं और जो हुकूमत में भी हैं, यानी कि आप पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात करें, वो भी आपके वोटों की बदौलत हैं। सर आपके वोट्स का भी उसमें बड़ा अहम किरदार है। अजहर सिद्दीक साहब, आप इस जाविये को कैसे समझते हैं जो कि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बयान किया है कि इन्होंने तो अपनी हुक्मरानी के दिन कम किए हैं, वरना तो ये और कुछ रोज ये हुकूमत एंजॉय करते, इन्होंने तो बड़ी फराख दिली का मुजाहरा किया कि असेंबलीज डिसॉल्व कर दी। पाकिस्तान को तजवीज करूंगा कि ये 3 दिन कम करने पर 17 जुर्रत का इनाम दिया जाए, 17 शुजात का नाम दिया जाना चाहिए। इतना बड़ा एहसान किया इन्होंने कौम के ऊपर कि तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। याद रखिएगा ये बात। लेकिन ये बदनीति है, फ्रॉड है आईने पाकिस्तान 1973 के साथ। वो कैसे समझ आइएगा इस बात को। अभी आप देख रहे हैं वो चूहे बिल्ली का खेल कि जनाब अपोजिशन लीडर मिल रहा है। कौन सा अपोजिशन लीडर जिसने आज तक एक आवाज नहीं उठाई अपोजिशन की? और पाकिस्तानी तारीख में ये स्याह तरीन चैप्टर है कि जिसमें जमहूरियत का कत्ल हुआ है, दहशतगर्दी हुई है इस जमहूरियत के साथ। बड़ी सीधी सी बात है कि आइन में बिल्कुल ये गुजाइश, ये वजह समझनी है कि आईने पाकिस्तान ने कहा है 5 साल के लिए असेंबलियां चलेगी, ये आईनी रिक्वायरमेंट है। और वक्त से पहले तहलील होने की शक्ल में 90 दिन का टाइम दिया हुआ, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ये 90 दिन का मकसद जरा समझ जाइएगा। 3 दिन पहले आप असेंबली तहलील करके कहें कि इसको 90 दिन कर दिया जाए, ये बिल्कुल आइन की मंशा नहीं है। पार्लियामानी डिबेट मैंने सारी पढ़ ली हुई है। और एक बात बता दूं आपको, ये मैं चैलेंज करने जा रहा हूँ। अच्छा। आज मैं सदर पाकिस्तान को नोटिस देने जा रहा हूँ कि सेक्शन 57 को सामने रखते हुए और आईने पाकिस्तान को सामने रखते हुए इलेक्शन की फौरी तौर पर डेट दे, फौरी तौर पर इलेक्शन की डेट दे। लेकिन इलेक्शन की डेट 60 दिनों के अंदर अंदर होनी चाहिए। अजहर साहब, आपने बड़ी अहम बात की। आप कह रहे हैं आप सवाल आईने ये कहा है सदर मुमलिकत को आप चैलेंज करने जा रहे हैं कि वो इलेक्शन की डेट दे, लेकिन सर आपको याद होगा वो तो उन्होंने पंजाब और केपी के इलेक्शन की भी डेट दी थी, जो फिर उसके बाद क्या हुआ वो हम तमाम के सामने है। ऐसा मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं उसी हिस्ट्री को सामने रख के बात कर रहा हूँ ना। ये जो 6 दिन दिए ना मुशावरत वगैरह करने के वाले से, टोटल पावर इलेक्शन शेड्यूल के होते हैं। और वहां वो चूंकि वो जो करना था वो कर गुजरे
और वहां जमहूरियत का जो कत्ल किया इन सब 13 सियासी जमातों ने मिलकर किया है। ना इन्होंने केपीके के इलेक्शन होने दिए, ना पंजाब के। अब दो बहाने थे इनके पास कि जनाब इलेक्शन इकट्ठे करने हैं, वो चले जी अब इलेक्शन इकट्ठे होने जा रहे हैं। इन्होंने कहा पैसे नहीं है, हालांकि पैसे भी रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल थे, अब तो बजट में पैसे भी दे दिए। तो ये जो ख्वाब लिए बैठे है ना, आपके प्लान क्या है कि जैसे वहां निगरान हुकूमत आए ना, वो कहें कि हमने नहीं किया। ये जो मिली भगत चल रही है ना, यानी ये अल्टीमेटली मुझे जो नजर आ रहा है, ये जो मिली भगत शुरू की है ना, ये इलेक्शन ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जैसे उन्होंने अपना मोहसिन नकवी का नाम दिया था ना, इस वक्त भी वही जो नाम है इम्पोर्टेंट है। लड़ाई चल रही है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की। तो आप ये आपके पॉसिबिलिटी बता रहे हैं अजहर साहब, आप कह रहे हैं कि शायद इस दफा भी ये जो पूरा मुद्दा है ये इलेक्शन कमीशन के पास ये लोग जानबूझकर फेंकना चाह रहे हैं या उनको देना चाह रहे हैं, ताकि हमारे सर से ये जो तलवार है ये लटके कि कौन होगा निगरान वजीर आजम। ओहो, ये साजिश है ना पूरी। लेकिन ना साजिश क्या है, साजिश जमहूरियत के साथ जमहूरियत को कत्ल कर रहे हैं ये लोग। जो इन्होंने तरमीम की है निगरान, आप बदरीती देखिए, सेक्शन 230 में तरमीम की। वो भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले देख ले, राजा आसिफ साहब थे, उन्होंने जाके निगरान सेटअप का तय करवाया था कि निगरान सेटअप क्या करेगा। उन्होंने 230 में तरमीम किस लिए की? इनकी बदनीति है कि ये 90 दिन में भी इलेक्शन नहीं कराना चाहते। किसी और नोट कर लीजिएगा बात, और ये तारीखी किताब याद रखिएगा। ये मैं देखूंगा कि इनमें 60। मैं अजहर साहब ये मामला आगे ले जाती हूँ। आपने बड़े संगीन इल्जामात और इंकिशाफात किए हैं। आप कह रहे हैं कि ये 90 दिन में भी नहीं कराना चाहते, और कामरान साहब ये जमहूरियत का कत्ल कहकर मुखातिब कर रहे हैं अजहर सिद्दीक साहब कि आप लोग वही काम करेंगे, और वो कहते हैं कि जो आपने पंजाब और केपी के इलेक्शन के साथ किया ना, आप 90 रोज में इलेक्शंस कराने के आप सीरियस हैं, और ना आप निगरान वजीर आजम लगाने के ऊपर सीरियस हैं, और आप अल्टीमेटली ये मामला हो सकता है इलेक्शन कमीशन को ही सौंप दें और कोई इत्तेफाक राय हो ही ना, इसीलिए शायद अभी तक कोई नाम नहीं आया। सर कामरान साहब जी आपकी आवाज बिल्कुल अब मिल रही है, प्लीज गो अहेड। जी हेलो जी कामरान साहब जी मुझे बताइए, क्वेश्चन रिपीट कर लेंगी? जी जरूर। मैं ये अर्ज करी थी कि अभी अजहर सिद्दीक साहब ने कहा कि ना आप 90 रोज में इलेक्शंस कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं तो सदर मुमलिकत को कानूनी तौर पर ये चैलेंज पुट अप कर रहा हूँ कि वो तारीख दें जनरल इलेक्शन की, क्योंकि आप लोगों ने नहीं कराने। और वो कह रहे हैं कि ये ऐन मुमकिन है कि पंजाब और केपी वाले इलेक्शन के मामले की तरह इसको भी आप लोग खटाई में डाल दें। ना आप निगरान वजीर आजम सेटअप करना चाहते हैं, उनको भी आपकी शायद ये भी ख्वाहिश हो सकती है कि आपके मामला इलेक्शन कमीशन के ऊपर सौंप दें और उनके ऊपर थोप दें जिम्मेदारी ये। मेरा भाई अजहर सिद्दीक बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है कि इलेक्शन हमने नहीं करवाने, और यकीनन हमने नहीं कराने। 2-3 दिन के बाद हम नहीं होंगे, ये प्राइम मिनिस्टर जो मौजूद हैं वो भी नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना, और उनके साथ जो है निगरान सेटअप होगा। हमारा कोई काम नहीं है, और हमने कह दिया, फिर रिपीटेडली कह रहा हूँ कि इलेक्शन हमने नहीं करवाने बल्कि इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, और मगर ये दस्तूर के मुताबिक होंगे, और निगरान जो सेटअप होगा वो भी इसको दस्तूर के मुताबिक ही लुक आफ्टर करेगा। ये जिन्होंने जो है अपोजिशन लीडर जो हो सकते थे, अगर वो बेवकूफ़ी एक ना करते तो वो आज बैठ के निगरान सेटअप को डिसाइड कर रहे होते, और चूंकि निगरान सेटअप का इसमें कहीं ना कहीं पे किरदार होगा इलेक्शन कमीशन के साथ, तो आज जो है वो इस बात को इंश्योर कर रहे होते कि इलेक्शन टाइमली होंगे। बहरहाल मैं फिर इसको दोबारा दोहरा रहा हूँ, बल्कि 12 दोहरा रहा हूँ कि इलेक्शन टाइम पे होंगे, वो हमने नहीं करवाने, इलेक्शन कमीशन ने करवाने, और उसके साथ निगरान सेटअप मौजूद होगा। लेकिन सर टाइम क्या है, क्योंकि मरदमशुमारी के मुताबिक अगर नई मरदमशुमारी करते हैं तो फिर तो 90 रोज से जायद हो जाएंगे ना। ज्यादातर माहिरीन की यही राय है। माहिरीन की राय है, मरदमशुमारी पे मेरी अपनी रिजर्वेशन है, उसमें बल्कि यूआई की रिजर्वेशन आप इसको समझ लीजिए। आपको शायद अजहर सिद्दीक साहब भी चूंकि पॉलिटिकल वर्कर भी हैं इसको वॉच करते होंगे। हमने एतराज किया था कि इसको नोटिफाई न किया जाए, और जो नोटिफाई किया वो आपने गलत किया, और जो गलत किया उसके साथ आपने आबादियां कम की हैं सूबों की, जिसमें स्पेशली मेरा सूबा शामिल है। तो ये इस बात पे एतराज इस एंगल से भी किया था कि इसका मतलब ये निकलेगा कि इलेक्शन डिले हों,
तो हम डिले होना जो है ना वो किसी सूरत में भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ना एज ए पॉलिटिकल पार्टी, ना बतौर तो यानी कि आप मर्दमशुमारी, आप पिछली मर्दमशुमारी से भी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बहैसियत जमात रिजर्वेशन है और कई जमातों की आपके अलावा भी हैं, फिर उसके अलावा आप कह रहे हैं कि फिर भी आप चाहते हैं कि टाइम पे हो, तो ये दोनों चीजें सर बर वक्त कैसे हो सकती हैं, बैक वक्त? मेरी बात शायद आप नहीं समझ पाई है। जी जी जी, ये जो मर्दमशुमारी है वो मर्दमशुमारी गो के हो गई थी, और इनके ये तहरीक इंसाफ जो है उसकी जो है ना उसको इनिशिएट तहरीक इंसाफ ने किया था, मगर इनके दौरे हुकूमत नोटिफाई करने पे और उसके CCI में जाने पे मोतरज थे कि इसकी वजह से इलेक्शन को डिले हो जाएगा, और जब इसको आप नोटिफाई करेंगे तो 2-3 चीजें जो है ना इसके साथ मैंडेटरी हो जाएंगी। पहली बात तो ये अपना डिलिमिटेशन का प्रोसेस आपको दोबारा इनिशिएट करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जहां आबादी कम ज्यादा हुई है उनमें सूबों में जो है वो तकसीम में फर्क पड़ेगा। आर्टिकल 51 जो है वो अमेंड करनी पड़ेगी। हाउस एक मौजूद नहीं होगा, अदरवाइज अगर हाउस मौजूद भी होता तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के काबिल नहीं है इस वक्त, तो इसको फिल वक्त नोटिफाई न करिए इस मर्दमशुमारी को, बाद में आने वाली हुकूमत देखेगी। आप बावजूद इसके कि हमारे एतराज़ात पुरानी मर्दमशुमारी पे भी थे, मगर उसी के मुताबिक इलेक्शन करवा दीजिए, ये थी हमारी कंटेंशन, मगर उसको नहीं उसमें वो किया गया। और उसके बाद जो है ना वो 2 निगरान बिठा के और 2 जो है ना बाकी जो आम जो निगरान नहीं थे, गैर निगरान वज़रा आला को लास्ट मोमेंट पे जो है ना वो बिठा के इसको नोटिफाई करवा दिया गया। एक नया पिंडोरा बॉक्स खोला गया है जो कि दुरुस्त नहीं है। मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरी पार्टी इसको सपोर्ट नहीं कर रही इस मामले को इस एंगल से। यानी मर्दमशुमारी के नोटिफिकेशन के ऊपर जाहिर है आपने रिजर्वेशंस दिखाए और उसके बावजूद उसको नोटिफाई किया गया, लेकिन अजहर सिद्दीक साहब एक बात भी उनकी दुरुस्त है, मर्दमशुमारी पे तो उन्होंने अपनी जमात की भी रिजर्वेशंस दोबारा से स्पेल आउट की हैं कामरान साहब ने, लेकिन वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर ऑपोजिशन जो हकीकी ऑपोजिशन है यानी कि PTI अगर असेंबलियां ना छोड़ती और जो नी जर्क रिएक्शन था असेंबली से इस्तीफे देने का वो ना हुआ होता, तो आज तो बैठ के निगरां वजीर आजम का फैसला कर रहे होते और इस फैसला साजी में शामिल होते आप बाकायदा तौर पर। अच्छा, वो चंदा चकोरी मांगने को जाए चांद, हमारे कमरान भाई जरा शरीफ आदमी है, ये वो सियासतदान नहीं है जो ये सियासतदान रवायती है। नहीं, मैं जरा अभी बता देता हूँ आपको मैं ले जाता हूँ पंजाब असेंबली में। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर यही थे ना जी, अपना हुक्मरान जमात थी, चौधरी परवेज लाई, अपोजिशन लीडर ये थे। हर एक को पता था पहले दिन से नाम मोहसिन नकवी फाइनल होगा, तो क्या मोहसिन नकवी आ गया? वो भी आया ना। अब आगे लेके चलते हैं आपको। हमारे कमरान भाई बड़ी शरारत में कह रहे हैं कि अपोजिशन जो ये अपना निकल गए। जनाबे वाला लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आया, आज 4 महीने हो चुके हुए हैं, इस्तीफे वापस हो चुके थे और कहा गया असेंबली में आकर बैठे। लेकिन आप अंदाजा लगाएं फ्रॉड क्या किया इनके स्पीकर ने क्या किया? इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी। सच बोलना चाहिए, इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करके वो सस्पेंड करा दिए। यानी ये स्पीकर का काम है, इन्होंने तो खुद दरवाजे बंद किए। जमहूरियत का कत्ल इन्होंने किया है, तारीख लिखी जाएगी इनके बारे में। और अपोजिशन लीडर आने से रोका गया। अब चलते हैं आगे, इससे अगला मामला चलते हैं। पहली तो बात बड़ी वाज़ेह है कि आइन में जब तक आप देखें, इन्होंने कहा नोटिफाई कर दिया, और नोटिफाई कर सकते किए हुए कितना अर्सा हो गया है। ये आज याद आई है इनको क्या आपने हल्का बंदियां आज करनी है? हल्का बंदियां पहले क्यों नहीं की? 1.5 साल 17 महीने बेवकूफ बनाते रहे, क्यों बेवकूफ बनाते रहे? वैसे ये बात तो है, जाहिर है नहीं, लेकिन वो तो खुद कह रहे हैं ना कि वो नोटिफाई कर दिया गया और वो गलत किया गया, और फिर ये कहा गया था कि अगली हुकूमत देखेगी। तो बड़ी बात है ना। हाँ, अगली हुकूमत तो थी ना फिर इनकी। सही है, ये बात सही है, आई होल्ड दैट पॉइंट सर। मैं काउंसिल ऑफ कामरान साहब, ये इतनी बड़ी बात है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास भी ना बुलाया गया, और सो मच सो कि अगली हुकूमत तो फिर आप ही की थी ना। 17 माह तो थे सर आपके पास ये जो मर्दमशुमारी मामला और ये पूरे मामले पे जो आपकी रिजर्वेशंस थे उनको हल करने के लिए। मैं अगेन आपको या अजहर सिद्दीक साहब को अपनी बात नहीं समझा पाया। मैं जो समझा ना पाए वो माजरत ही कर सकता है। इनिशिएट जो है मर्दमशुमारी जो सेंसस थी वो इन्होंने की थी। मर्दमशुमारी मुकम्मल जो हुई है वो हमारे वक्त में हुई है, और वक्त में मुकम्मल होने के बाद चंद दिन पहले जो है इसको नोटिफाई किया गया है। शायद ये बात मैं नहीं समझा पा रहा कि चंद दिन हुए हैं उसको, और जिस दिन नोटिफाई हुआ है उस दिन बाकायदा सेनेट से वॉकआउट हुआ है। जी यही हम अर्ज कर रहे हैं सर कि ये गवर्नमेंट को अभी
वो चंद दिन हुए हैं। चंद दिन, बिल्कुल यही हम बात कर रहे हैं कि वो तो अभी इसी दौरे हुकूमत में अभी हुआ है, तो वो एटलीस्ट ये हर चीज का तो जिम्मेदार वो वजन हम नहीं उठा सकते ना, जिस चीज को हम गलत समझते हैं। यही जी सर, यही बात हम लोग कर रहे हैं कि वो तो अभी नोटिफाई हुआ है, तो वो तो एटलीस्ट आपके जो इत्तेहादी हैं उनको चाहिए था कि आपकी रिजर्वेशंस को एड्रेस करें, ताकि ये कि उसकी वजह से इलेक्शंस में कोई ताखीर ना आए। जो जिसको चाहिए था अगर वो एड्रेस करते तो ये भी बताते उनका इशू था, मगर हमने अपना जो है वो नोटिफाई रखा है। आपने ये देखा कि बहुत सारी जो ना लेजिस्लेशन आई जिसको हमने रोकने में बाज़ जगह पे कामयाब हुए हैं, बाज़ जगह पे कामयाब नहीं हुए। तो इत्तेहादी भी जो है ना वो आपने जो अक्सरियत के साथ चलाना होता है ना, हाउस भी अक्सरियत के साथ चलता है या मामलात भी अक्सरियत के साथ चलते हैं, तो बाज़ औक़ात आपके इत्तेहादी भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आखिरी दिनों में फर्ज कर लीजिए, आखिरी दिनों में अगर फर्ज कर लीजिए कि किसी कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं था ना आपके व्यू में? अगर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आपने बहैसियत जमात इसके ऊपर अपनी आवाज उठाई, लेकिन आप कुछ ना कर सके, आपके जो पार्टनर्स हैं इत्तेहादी वो भी कुछ ना कर सके। कोई इन्फ्लुएंस का तो खदशा आपको नहीं है ना कि इसमें था, जिस वजह से इतनी मजबूरी हो गई? जी हम देखिए वो बड़ी पार्टियां जो है उनका इस पे कंसेंसस था। हम छोटी पार्टियों ने और स्पेशली बलूचिस्तान की जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने स्पेशली जो है ना इसको रेजिस्ट किया। सही हो गया आजर साहब, आप मेजॉरिटी का तो ख्याल ही नहीं कर रहे। रेजिस्ट किया। अब उन्होंने मेजॉरिटी के हक में अगर सर तस्लीम खम किया है तो आप इसको आप माने ना, उन्होंने अच्छा किया है, सही है उन्होंने माना। हमने अपनी रिजर्वेशन इसके बावजूद राइट। मुझे वाइंड अप करना है नाज़रीन। आई जस्ट हैव दिस मच टाइम ऑन दिस सेगमेंट। आई विल थैंक बोथ द जेंटलमैन। शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और अजहर सिद्दीक साहब। नाज़रीन हमारे साथ इस सेगमेंट में थे। अगले सेगमेंट में जब हम वापस आएंगे तो तफसीली तौर पर साइफर के मामले पर, मुद्दे पर एक और नया ड्रामाई ट्विस्ट। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। साइफर के मामले पर अब तो द इंटरसेप्ट नामी बैनुल-अक़वामी जरीदे ने भी आर्टिकल अपना शाया कर दिया है और उसके बाद से खासी धूम मची हुई है। एक बार फिर इस पूरे मुद्दे पर काफ़ी सारी बातें हैं इसमें जो कि ज़ेरे गौर हैं। एक तो नंबर 1 हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ये वही दरअसल ये साइफर है जो कि PTI चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म ने खान साहब ने ये क्लेम किया था कि उनसे खो गया है। याद रहे उनके साबिक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान साहब, उन्होंने भी अपना जो मजिस्ट्रेट को बयान रिकॉर्ड कराया है उसमें यही इल्ज़ाम लगाया है कि उनसे साइफर लिया गया और फिर उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट को खो दिया गया। हुकूमत वक्त कहते हैं कि दिस इज़ फर्दर ट्रबल ब्रूइंग फॉर द PTI चीफ। राना सनाउल्लाह साहब ट्वीट करके इसमें बात अपनी करते हैं। मैं उनकी ट्वीट नाजरीन को भी दिखाई जाए। 2 ट्वीट्स पर मबनी उन्होंने अपनी ये बात रखी है। दो देयर इज नथिंग न्यू इन द स्टोरी, द इन्वेस्टिगेशन नीड्स टू बी हेल्ड टू एस्टैब्लिश द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन or source document. Potentially it is a very sinister, treacherous and seditious act. It should not be forgotten that Imran Khan Niazi had a copy of the cipher which he has not returned and has accepted on record that he has misplaced or lost it. If proven guilty, Khan should be tried under the Official Secret Act. खासा संगीन इल्ज़ाम और बहुत संगीन आगे इसके ऊपर इसके कॉन्सिक्वेंसेस जिसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब इशारा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नाजरीन PTI का भी इस पे मौक़िफ़ ये आ रहा है कि भाई हम तो पहले ही कहते थे कि साइफर मौजूद है, अब तो आपको बैनुल-अक़वामी तर्ज पे पता चल गया है कि साइफर मौजूद है। और एक मिलिट्री सोर्स ने एज़ पर द इंटरसेप्ट इस डॉक्यूमेंट को लीक किया है। मिलिट्री सोर्स से प्रोब क्यों नहीं किया जा रहा? हुकूमत वक्त या साबिक हुकूमत शुडाई से, उनसे भी ये बड़ा ज़रूरी सवाल। फौरी तौर पर दोनों अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। जनाब आमिर ज़िया साहब इस ज़रूरत वक्त गुफ्तगू में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, वेलकम सर। एंड रज़ा रूमी साहब नाजरीन, सीजन्ड वेटरन जर्नलिस्ट एंड एन अथॉरिटी ऑन दीज मैटर्स हैज़ ऑल्सो जॉइंड अस। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद। बात का आगाज़ आपसे करती हूँ। रज़ा रूमी साहब, आपका चूँकि आप US से आप हमेशा से आपका एक बहुत तवील एक तजुर्बा है एंड यू ऑब्वियसली स्टे देयर, तो ये बताइएगा किसने किया ये इंटरसेप्ट को, ये वाला सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक? मिलिट्री सोर्स ने या फिर उसी सोर्स ने जिसका हुकूमत इशारा कर रही है जिसकी तरफ? देखिए शुक्रिया मोना। देखिए वहाँ जो इंटरसेप्ट जो है उसकी स्टोरी में तो यही कहा गया है, उसके और जो लिखने वाले हैं उन्होंने ट्वीट किया कि उनका सोर्स मिलिट्री का है। फिर उनसे पूछा गया कि मौजूदा सर्विंग है कि रिटायर्ड है, तो उन्होंने उसके ऊपर कुछ मुबहम सी बात कही। अब इसके ऊपर बहुत सी कयास आराइयाँ हुई हैं
और वो ये कहना है कि मिलिट्री का हवाला इसलिए दिया जा रहा है कि ताकि असली सोर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, जो कि कुछ लोगों का कहना है, जैसे आपने जिक्र किया कि वो खुद पीटीआई के कोई रहनुमा या कोई वर्कर या कोई और जिनको दस्तरस होगी उस साइफर की कॉपी के, क्योंकि ये तो इमरान खान सब खुद तस्लीम कर चुके हैं कि उनके पास वो उसकी कॉपी थी और वो गुम हो गई। ये चंद ही दिन पहले उन्होंने एक टीवी के प्रोग्राम में ये कहा था जब उनके इंटरव्यूज चल रहे थे उस जमाने में। तो अब ये जाहिर बात है कि बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि इसमें पहली तो ये बात है कि अगर आप वो पढ़ें तो उसमें कोई ऐसी अचंभे की या कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें पहले पता ना हो। एक डिप्लोमेट मिला हमारे एम्बेसडर को, उनकी आपस में गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा पाकिस्तान के वजीर आजम ने यूक्रेन का दौरा, रूस का दौरा क्यों किया, पाकिस्तान न्यूट्रल क्यों है यूक्रेन के ऊपर, और अगर ये वजीर आजम अच्छा वो अदम एतमाद की तहरीक उस वक्त ऐलान हो चुका था और अगर वो आती है तो हमारे ताल्लुकात और मुश्किल में जाएंगे। अच्छा, अब जाहिर बात है कि वो मुश्किल में जाएंगे, ये तो पता है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब थे। सदर बाइडन ने कॉल नहीं की थी इमरान खान को, नवंबर में उनका इलेक्शन हुआ था और कई महीने जो है उससे पहले तकरीबन एक साल यही टेंटा रहा कि वो कॉल क्यों नहीं करते बाइडन। 2000 आपको याद होगा जी खासी इस मामले में बेचैनी पाई जाती थी। हाँ जी बेचैनी पाई जाती थी, तो ताल्लुकात बहुत कशीदा थे। और ये मेमो, ये जो साइफर है मुबैना, अल्लाह जाने ये सच भी है क्योंकि इंटरसेप्ट ने कहा है कि हम इसको वेरीफाई नहीं कर सके। अच्छा, क्योंकि ये वेरीफाई कैसे होगा, ये क्लासिफाइड सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। कोई भी गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान में, पिछली गवर्नमेंट, ये वाली गवर्नमेंट या आने वाली गवर्नमेंट, अपने साइफर के बारे में इस तरह की तस्दीक नहीं कर सकती। ये क्लासिफाइड वो तो सर वैसे रजा साहब ये भी कह रहे हैं, मैं इस मामले पे आपसे दोबारा पूछती हूँ, व्हेन आई रिटर्न टू यू, कहते हैं अब तो साबित हो गया, अब तो अमेरिकी जरीदे भी कह रहे हैं कि ये साइफर था और वाकई उसके अंदर ये लिखा है कि इफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन सक्सीड्स ऑल विल बी फॉरगॉटन एंड ऑल विल बी हंकी डोरी। तो वो कहते हैं, वो तो मान रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी साजिश हुई। आमिर ज़िया साहब, आप इसमें आपकी बात का इजाफा बहुत ज़रूरी हमारे लिए। पीटीआई चीफ जो कि ऑलरेडी एक अंबार में फंसे हुए हैं केसेस के, उनके लिए मजीद बहुत मुश्किलें बढ़ जाएंगी इससे। जाहिर है कि हुकूमत पूरी तरह कोशिश करेगी कि इस इशू को एक्सप्लॉइट करे, और जाहिर है कि इस वक्त जैसे कि बहस हो रही, मैं क़यासराई नहीं करूंगा कि जी वो मिलिट्री सोर्स थी या पीटीआई की सोर्स थी। जाहिर है ये तो तहकीकात होंगी, और मैं और रज़ा रूमी इस पोजीशन में नहीं है कि हम इस चीज़ पे कह सकेंगे जी फला ने वो किया होगा ना, कि इस चीज़ को लीक किया होगा। ये मेरे ख्याल में हमें इससे गुरेज करना चाहिए। लेकिन जो असल बात है वो ये कि मतन क्या था, और उस मतन को क्या जो अमरीकी स्पोक्समैन था जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा शोहरत है, क्या उसने उसकी तरदीद की? उसकी तरदीद नहीं हुई, हम देखते हैं ना। और उसमें जो ज़बान इस्तेमाल की गई, वो जो एक जिस खदशे का या जिस अंदेशे का इजहार जो था साबिक़ वज़ीर आज़म की तरफ से किया जा रहा था, तो उसको मज़ीद उस चीज़ को तक़वियत मिली। जब ये नहीं हो रहा कि जी अमेरिका के साथ अमेरिका ने कोई बाकायदा साजिश की होगी, बात ये होती कि वहाँ से अब जो हमारी इंटरप्रिटेशन होगी कि ख्वाहिश का इजहार था, और उस ख्वाहिश के इजहार को जो है उस ख्वाहिश को पूरा कर दिया गया। अब वो यकीन कमांड नहीं थी, कोई मतलब जरूरी नहीं होता कि साजिश के अंदर आप पूरा लोगों को उकसाएं। उन्होंने कहा जी अगर ये होगा और ऑल विल बी फॉरगॉटन, जैसे कि आप फरमा रहे हैं ये भी, और वाकई वो बड़ा एक मजे का जुमला है, ठीक है ना। तो जाहिर है कि अमेरिका के पाकिस्तान में मफादात, अमेरिका का गोया ये सर आप कह रहे हैं आमिर साहब कि अमेरिका का ख्वाहिश करना ही काफी है, उनकी ख्वाहिश के ऊपर ही अमली जामा पहना दिया जाए, ये ऐन मुमकिन है। जी बिल्कुल, देखिए उसको हमें पसमंदर समझना चाहिए। उसका पसमंदर ये कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनकी पूरी तारीख है, और उसमें यकीनन उतार और चढ़ाव आए हैं। पाकिस्तान ने बहुत कलीदी किरदार भी अदा किया, फिर वो कहते हैं ना कि मोस्ट सैंक्शनड अलाई भी रहा है ये। तो हम लोगों ने हर तरह से देखा अमेरिका को, दूरियां भी रही, लेकिन हमेशा पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की और हमारी जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स थी उनकी ख्वाहिश रही है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतरीन रहे, और रहने भी चाहिए। वर्ल्ड पावर है, उसमें कोई उसका मुज़ायका नहीं है। तो ये बात है। जब आप इस बस मंजर में देखते हैं, ज़ाहिर है कि हमारी यहाँ अगर कोई ऐसी हुकूमत है कि जिसके ताल्लुकात या जिसकी जो गुफ्तगू है वज़ीर आज़म की ऐसी है कि जो नाराज़गी का मौजब बन रही है, तो हमारे यहाँ जो मतलब है कि जो कहते हैं तसलसल पे यकीन रखते हैं लोग, वो चाहेंगे कि जी ये चीज़ ना हो। जैसे साबिक़ वज़ीर आज़म का एक जुमला, जब अफगानिस्तान से यूएस ने पुल आउट किया, तो उन्होंने उस पर कहा था कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, और ज़ाहिर है कि प्रोवोक करने वाली अननेसेसरी जुमला था, कहने की जरूरत नहीं थी। पहले ही मतलब है कि मुल्क की दुनिया की ताकतवर तरीन रियासतें जो हैं वो एक निकल रही हैं उस मुल्क से, और अपने आदाब को पूरे किए बगैर निकल रही हैं। तो मजीद आप कहते हैं ना नमक ना छिड़के उनके जख्मों पे, हाँ। इन्होंने वो छिड़का।
अच्छा उसी तरह रूस का दौरा, अब जाहिर है कि रूस का जेंटलमैन, दौरा मैं जाहिर आई है एम कि बीइंग वो टोल्ड टू बहुत गो ऑन अ पहले से- ब्रेक। मैं मुझे सिर्फ ब्रेक की एक इजाजत दीजिएगा। बड़ी ये बात है, साजिश साबित हो गई या फिर जैसे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात को एक सुपर पावर के साथ डेंट करने की कोशिश की गई साबिक वजीर आजम की तरफ से, सिर्फ इसलिए कि जब वो देख रहे थे कि उनका जाना तय हो गया है। आफ्टर अ ब्रेक दोनों हजरात से पूछेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। फौरी तौर पर अपने दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से वही बात अपनी कंटिन्यू करती हूँ। रज़ा रूमी साहब, आप ये फरमाइएगा सर कि एक बात हो तो फिर बंदा बात करे, कितने सारे वर्जन, ये भी तो एक तल्ख़ हकीकत है। जैसे अभी आमिर ज़िया साहब कह रहे थे कि मतन की तरदीद भी नहीं की अमरीकी किसी भी स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने कि हमने ये तमाम चीज़ें नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में नहीं की थी, डोनाल्ड लू ने वो तमाम गुफ्तगू नहीं की थी। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई का भी जो इस पे वर्जन है, कभी वो जनरल बाजवा ने की, कभी मोहसिन नकवी साहब ने की, कभी जरदारी साहब ने की। तो इस मामले के आखिर कितने वर्जन हैं और किस पे यकीन फिर किया जाए? आपको पूरी इसमें टोटलिटी है पिक्चर की, वो क्या आपने परसीव की है? जी देखिए, इस तरह से है मोना कि क्या परसीव करनी है। आप हाँ। जानती हैं कि एक सियासी स्टंट है। देखिए, हमारे यहाँ कंस्पिरेसी थ्योरी और अमरीकी साजिश, यहूदी साजिश और इंडिया की या हिंदू बनिए की साजिश एक कॉमन थीम है। अगर आपको याद हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो थे, उन्होंने भी जब वो 1977 में मुश्किल पीएनए की मूवमेंट चल रही थी और उसके बाद वो कू डिटा हो गया, उन्होंने भी अपनी तहरीरों में, स्पीचेस में अमेरिका की साजिश का जिक्र किया है। अब ठीक है, उस वक्त भी अमेरिका के मसाइल थे भुट्टो साहब के साथ, लेकिन क्या अमेरिका इतना ही ताकतवर है कि तमाम की तमाम मिलिट्री जो थी, जनरल ज़ियाउल्लाह को उनके तमाम कमांडर्स, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पीएनए के नौ बड़ी पार्टियां, पाकिस्तान की मिडिल क्लास, पाकिस्तान का दाएं बाजू का मीडिया, सब अमेरिका के कठपुतलियां थी। यही बात मार्च 2022 में अच्छा लागू सर, होती है। आपने रजा साहब एक बहुत जरूरी इंकिशाफ किया है जो शायद मैंने इस मामले पे पहले कभी नहीं सुना। आप कह रहे हैं भुट्टो साहब ने भी जो ये साजिश का बयानिया उस वक्त उठाया था, वो भी आप कहते हैं कि मन घड़त था, वो भी गलत था? जी बिल्कुल, देखिए मन घड़त नहीं था, वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं एग्जैजरेटेड था। एग्जैजरेटेड था, हाँ, ये एक मकबूल नारा, दिलकश नारा होता है कि देखो मुझे आलमी ताकतें निकलवाना चाहती हैं क्योंकि मैं कोई इतना इम्पोर्टेंट हूँ। हाँ जी, ये नरगिसियत का एक इजहार होता है। अच्छा चलिए, भुट्टो साहब ने तो एटमी प्रोग्राम बनाया था ना, तो भुट्टो साहब ने और बड़े काम किए थे पाकिस्तान में। सबसे बड़ा तो एटॉमिक जो था, और रूस से स्टील मिल उन्होंने लगाई पाकिस्तान में। उस वक्त भी कोल्ड वॉर थी। हम ये पूछते हैं कि खान साहब ने क्या किया? रूस का दौरा करने से तो कुछ नहीं होता, खस्ता तेल तो अभी भी आया। हाँ। तो बात ये होती है कि ये उस वक्त वो डायरेक्टली जनरल बाजवा को नहीं कह सकते थे क्योंकि जनरल बाजवा वर्दी में थे नवंबर 2022 तक, ठीक है। तो इसलिए इनडायरेक्टली उन्होंने ये सहारा लिया कि, और ये इसीलिए मीर जाफर, मीर सादिक कहा जनरल बाजवा साहब को नाम लिए बगैर, बाद में तो नाम लेके भी कह दिया। और उनकी सोशल मीडिया टीम्स और कुछ हमारे साथी एंकर्स और जो मीडिया पर्सन्स हैं, वो भी इस साजिश का बयानिया इतना पीटता रहे कि अब ये सरायत कर चुका है। अब ये आए कि ना आए, साइफर इंटरसेप्ट छापे के ना छापे, ये सच हो के झूठ हो, ये अब हम बात गल वध गई है। हाँ। घर में, व्हाट्सएप ग्रुप में, महफिलों में, ड्राइंग रूमों में ये सिरायत कर चुका है कि इमरान खान एक आलम इस्लाम का अजीम लीडर था, उसको अमेरिका ने साजिश करके डोनाल्ड लू के जरिए जनरल बाजवा को कह के, खुद खान साहब ने अपने पैंतरे बदले। उन्होंने कहा नहीं, मुझे अब ये जनरल बाजवा थे, उन्होंने मुझे निकाला, उन्होंने अमेरिका को कहा। जी अच्छा, आप सही बात है, ये भी एक बड़ा एक पॉपुलर ये भी वर्जन है और ये काफी लोग इसको ये कनेक्ट करते हैं डॉट्स को कि रिटायर होने का वेट कर रहे थे जनरल बाजवा के, कि डायरेक्ट इल्जाम तब लगाएंगे जब वो रिटायर हो जाएंगे, तब तक अमेरिकी साजिश का सहारा लेते हैं। ऐसे ही आमिर ज़िया साहब, ये आपने क्या ये इनको जोड़ा है, इन तमाम जिगसॉ पजल को, जो कि खान साहब ने अमेरिकी साजिश के अलग अलग बयान किए हैं अलग अलग मौके पे?
तो बात यूँ थी, किसी भी सियासी डेवलपमेंट के पीछे एक फैक्टर नहीं होता, उसके पीछे मल्टीपल अवामिल होते हैं। उसमें ज़ाहिर है कि जो साबिक़ा हुकूमत या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की अपनी गलतियां नादानियां थी, उसने उसमें कंट्रीब्यूट किया, उनके सियासी फैसले कुछ ऐसे थे, और उसके बाद ज़ाहिर है कि जो उनके फिर हालात कशीदा हुए, न सिर्फ सियासी मेन प्लेयर्स से बल्कि इदारों के साथ भी, उन इदारों के साथ कि जो उनको लेकर आए थे, जिन्होंने मदद की थी उनकी, चले लेकर आने वाली बात मुतनाज़ा है। आप ये कह सकते हैं कि उनके आने पर खुशी का इजहार किया था और ये कहा था कि जनाब ये गालिबन एक जो थर्ड फोर्स है वो तब्दीली की फोर्स होगी। अच्छा, उसके साथ साथ यकीनन ये भी हमें पता है कि जी अमेरिका के साथ ताल्लुकात उनके ज़माने में कशीदा थे, और वो उसकी भी बात ये कि पाकिस्तानी रियासत तो सिर्फ इमरान वज़ीर आज़म के नहीं थे, असल मसला ये था कि पाकिस्तानी रियासत और अमरीकी रियासत के मफादात में कई जगह पे टकराव आ रहा था, तसादुम आ रहा था। पाकिस्तान जैसे ज़ाहिर है कि अमरीका जो था वो अफगानिस्तान में अपनी शिकस्त का बदला, अगर शिकस्त बहुत कहते हैं बड़ा लफ्ज है, तो अपनी नाकामियों का जो मलबा था वो पाकिस्तान पे गिराना चाह रहा था, नाकामियों का मलबा, ठीक है ना। अच्छा, वो ज़ाहिर है कि वो तसलसल तो 20 बरस की लड़ाई का है। तो आमिर साहब, आप क्या इस आइडिया से आप इत्तेफाक करते हैं कि उन्होंने, खान साहब ने कौन सा कोई इतना बड़ा कारनामा किया था कि उनके खिलाफ अमेरिका साजिश करता? चले, भुट्टो साहब ने तो बहुत कुछ किया था, एटॉमी प्रोग्राम वो लाए थे, अलॉट मोर, इनका क्या कारनामा था? डू यू एग्री टू दिस? अरे बाज़ औक़ात सिर्फ कारनामे की जरूरत नहीं होती, एक पोटेंशियल परसीव थ्रेट होता है। और आप ये भी करते हैं कि जी इस बात का अगर आपको अंदेशा हो कि रजा रूमी कल को एक पोटेंशियल थ्रेट बनने जा रहे हैं फला चीज के लिए, तो वो पहले ही इनको उभरने से पहले ही जो है इनको कट्टू साइज कर देंगे, ठीक है ना। तो ये भी होता है। वो मैं किताब पढ़ा था, वो फ्यूचर वॉर्स के बारे में थी, उसमें बड़ा वाज़ेह था कि अमेरिका को ये नहीं करना कि वो इंतजार करेगा, उसको सिर्फ ये करना होता है कि डिस्टेबलाइज करना होता है पोटेंशियल थ्रेट को अपनी आइडेंटिफाई करके। फेयर इनफ, सही है। नाज़रीन, मेरे पास वक्त इतना ही था इस सेगमेंट में। हैव टू वाइंड अप ऑन दिस नोट। एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू बोथ द जेंटलमैन। आपके देखने का शुक्रिया। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।